गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग। तो हमारा जो दूसरा अनुप्रयोग है वो क्या है, देखते हैं बेटा। हमारे पास है अनंत विस्तार वाली एक समतल आवेशी चादर के पास के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन करना। यानी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना भाई। आपके पास कोई समतल चादर है, उसको हमने चार्ज दे दिया, प्लस का चार्ज, ठीक है। तो उसके निकट जो है, उसके जो एरिया है, पूरा एरिया, उसमें क्या निकालना, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा बेटे। उस टॉपिक का नाम है पृष्ठीय पृष्ठीय आवेश घनत्व। उस टॉपिक का नाम बेटे है आपका पृष्ठीय आवेश आवेश घनत्व। देखो, इसको डिनोट करते हैं बेटा हम सिग्मा से। जो आपके पास पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला हमारे पास है बेटा, सिग्मा बराबर क्यों बटे ए। सिग्मा बराबर क्यों बटे ए। अगर मैं ए का मान 1 कर दूं तो मेरे पास क्या रहा, सिग्मा बराबर क्यों। भाई सिग्मा बराबर क्यों बटे 1, यानी सिग्मा बराबर कितना आ गया, क्यों आ गया मेरे पास। तो क्या परिभाषा बनेगी इसकी, क्या बनेगी परिभाषा, एकांक अक्षेत्रफल पर आवेश को एकांक अक्षेत्रफल पर आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक बोल लो या प्रति एकांक बोल लो बेटे, ये बात है कि देखो हम क्या लिखेंगे परिभाषा इसकी। प्रति एकांक, हमारी परिभाषा होगी प्रति एकांक एकांक अक्षेत्रफल पर पर आवेश को पृष्ठीय पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक इसलिए बोल लगा है, प्रति एकांक यानी प्रति एकांक अक्षेत्रफल। एकांक अक्षेत्रफल का मतलब है कि जो अक्षेत्रफल की मात्रा है वो सिर्फ 1 है। और प्रति का मतलब क्या है, ये बटे में बेटे। प्रति का मतलब क्या है, बटे में नीचे रखा है, इसलिए बोल रहा है प्रति एकांक। क्या बोला, प्रति एकांक अक्षेत्रफल पर आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से जोड़ करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति, देखो मात्रक क्या होगा बेटे इसका। इसका मात्रक आपका होगा कूलाम कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको हम एक रूप में लिख सके बेटा। रूप में क्या लिख सके, जो आपके पास मीटर स्क्वायर, इसको पहुंचा दो तो आपको जाएगा कूलाम मीटर की पावर -2, यानी कूलाम कूलाम मीटर की पावर -2। तो ये आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है। क्या पूछेगा भाई, क्या पूछेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक है। 4 ऑप्शन देगा आपको, तो उसमें से जो सही उत्तर हो, या तो इस रूप में उत्तर ऑप्शन देगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इस रूप में देगा भाई -2 के रूप में। तो दोनों के, चाहे तो इसमें देख लो और चाहे इसमें देख लो, दोनों सही है भाई। ये इसको आप इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ लिया हमने पढ़ा बेटे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। चलो जी, अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं भाई। देखते हैं, बड़े ध्यान समझना। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, और बहुत ही ध्यान से इसको समझना है आपको, और बहुत ही आसान है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। क्या काम है हमें बेटे, बोल लास्ट में अनंत विस्तार वाली समतल आवेशी चादर। चादर की बात करी, जैसे जैसे ये भी चादर है पूरी पूरी, ये भी क्या है, चादर है। तो ऐसे चादर की बात करी इसने, तो कर लेंगे, बना लेंगे चादर। देखो आपके पास है बेटे, ये आपके पास चादर रखी है। मान लो आपके पास क्या है, चादर अनंत विस्तार वाली। ये आपकी है अनंत विस्तार वाली, ठीक है। यानी ये इतनी बढ़िया कुछ पता नहीं, अनंत विस्तार वाली है। बट हमने क्या करा, इसका छोटा हिस्सा ले लिया। जैसे हमने अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट में तार का एल लंबाई का तार लेता, तार था हमारा अनंत लंबाई का, बट हमने क्या करता, हमने लिया एल लंबाई का तार। इसी तरीके से हम इसमें जो अनंत विस्तार वाली है, लेकिन इसका पार्ट ले लिया भाई हमने, ठीक है। नहीं तो ये आपके पास चादर आ गई आवेशी चादर। समतल का मतलब बिल्कुल प्लेन, देखो जिस तरीके से प्लेन है ना, बिल्कुल प्लेन आवेशी थी। इसका मतलब है इस पर चार्ज है भाई, इस पर क्या है, इस पर प्लस चार्ज है। तो अभी प्लस चार्ज दे दो बेटे, क्या दिक्कत है भाई। हमने भी क्या करा, इसको प्लस चार्ज दे दिया। लो जी, प्लस चार्ज हम भी दे चुके इसको।
इसका जो एरिया वो ए है और इसको प्लस क्यों चार्ज अब दे चुके। तो देखिए भाई हम यहाँ लिखेंगे थोड़ा इसके बारे में। माना माना चादर का क्षेत्रफल, माना चादर का क्षेत्रफल कितना है आपका, ए है। माना चादर का क्षेत्रफल ए है। अब चादर पर आवेश कितना बेटे, चादर पर आवेश, आवेश कितना आवेश है बेटा, सबको पता है क्यों आवेश है भाई। चादर का क्षेत्रफल ए है, चादर पर आवेश प्लस क्यों है, दो चीज क्लियर होगी तब तब चादर का परस्थीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व घनत्व कितना होगा आपका, सिग्मा बराबर क्यों बटे ए, समीकरण नंबर 1। यहां तो कोई दिक्कत नहीं बेटे। माना चादर का क्षेत्रफल ए है, चादर का जो एरिया है, चादर का जो एरिया है वो ए है आपका, और चादर पर आवेश कितना है क्यों है, तब क्या होगा, तब चादर का परस्थीय आवेश घनत्व, वहां क्या था, वहां था आपका पास रेखिक आवेश घनत्व, क्योंकि लंबी रेखा थी वो, ये क्या है पूरा सरफेस है, पूरा पृष्ठ है, तो यहाँ क्या होगी भाई, परस्थीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा बराबर क्यों बटे ए, सिग्मा बराबर क्यों बटे ए। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, नहीं हमारे पास आगे बेटे सिग्मा बराबर क्यों बटे ए, इसको याद रखेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो जी, अब मुझे एक बात बताओ बेटे, मान लो ये आपके पास समतल चादर है, ये आपके पास क्या है, समतल चादर है। जब आप इसमें करंट प्रवाहित करोगे, ये आप कैसे रखी, जब हमने क्या करा, इसमें करंट प्रवाहित करा, इसमें विद्युत आवेश को पहुंचाया इसके अंदर, तो क्या होगा बेटे, खुद बताओ आप। जिस तरीके से तार काम कर रहा था इसी तरीके से सेम टू सेम ये काम करेगा, बस सोचने के ऊपर बात हमारी। इसमें से क्या होगा, आपकी जो विद्युत बल रेखा है वो निकलेगी इसमें से। बात को बड़े गौर समझना बेटे, ये आपके पास क्या है, समतल चादर है, इसमें हमने क्या बिजली तार लगा दिए, इसमें करंट आ गया, करंट आने के बाद इसमें से क्या निकलेंगे, आपकी विद्युत बल रेखा निकलेंगी भाई। यानी इसका लगभग लगभग यहां तक का एक इफेक्टिव एरिया होगा भाई, ये वाला पूरा पूरा इफेक्टिव एरिया होगा, और इसका ये वाला इफेक्टिव एरिया होगा। मैंने आपको बताया था कि जो विद्युत विद्युत बल रेखा है वैसे प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज का प्रवाह अंदर से बाहर की ओर होता है, प्लस क्यू चार्ज का प्रवाह अंदर से बाहर की ओर होता है। बहुत पतली है भाई ये तो बहुत मोटी है, बहुत पतली थिकनेस है इसकी, जिसमें हम करंट प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी तो विद्युत बल रेखा है आपकी, वो ऐसे निकलेंगी और ऐसे निकलेंगी। ठीक है, तो इसका एक इफेक्टिव एरिया होगा भाई, लगभग यहां तक होगा मेरे ख्याल से, देखो ये लगभग यहां तक होगा, ये लगभग लगभग इतना हिस्सा होगा, इतना हिस्सा इसका जो इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो हम इतना हिस्सा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और लेने के बाद फिर हम इसे यहाँ से बंद कर देंगे ऊपर से, और यहाँ से बंद कर देंगे, तो आपका जो पूरा पृष्ठ हो जाएगा ये आपका जो गॉसियन पृष्ठ। चूंकि हम गॉस की परिमेय पढ़ रहे हैं तो आपको पृष्ठ बंद करना पड़ेगा। कैसे काम करेंगे देखते हैं भाई। देखो जो आपकी विद्युत, ये आपकी जो आपकी जो चादर है ये ऐसे खड़ी भाई, ये चादर हमने ऐसे खड़ी रखी, तो उसमें से कुछ विद्युत बल रेखा इधर निकलेंगी, और जो कुछ विद्युत बल रेखा जो है आपकी वो इधर निकलेगी। तो यानी जो आपके पास विद्युत बल रेखाएं हैं कुछ निकलेंगे इधर को, मान लो कुछ निकलेंगे आपके इधर को ऐसे करके, और जो कुछ विद्युत बल रेखाएं हैं वो निकलेगी सिर्फ पीछे को ऐसे करके। ठीक है, लो जी निकल के विद्युत बल रेखा है। अब ये इसका एक इफेक्टिव एरिया है पूरा का पूरा, मान लो देखो आपके पास ये रही चादर, तो जो इसका इफेक्टिव एरिया है ये ऐसे खड़ी भाई, इसका इफेक्टिव एरिया यहाँ तक का है, यहाँ तक का, तो ऐसा बंद कर दो आप यहाँ से, इसे क्या कर दो बेटे, ऐसा बंद कर दो यहाँ से, करो जी बंद कर दो। लो मैंने बंद कर दिया यहाँ से। अब इसका जो पिक्चर एरिया इतना इफेक्टिव एरिया पिक्चर देखो इस तरीके से है भाई। अब ये 3D में है, तो ये समतल प्लेन पे है, ये 3D में है, तो हम 3D में दिखा सकते हैं यहाँ से। तो हमने क्या करा, ऐसा रखी है, तो पहले जो एरिया था ये तो पूरा यहाँ से आ गया हमारा। अब जिसके पिछू निकल रही तो दिखाई वो रही, ये रही आपकी, तो इसको भी यहाँ से हाथ बंद कर देंगे पूरा पूरा। करो जी इसे बंद कर दो आप यहाँ से यहाँ तक का, तो जी हमने सब बंद कर दिया पूरा का पूरा, हो गया बंद पूरा का पूरा भाई, बंद हो गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखो इसके भी पूरे 3 एरिया बन गए, 3 सरफेस बन गए, एक आपके पास ये है, एक बीच का, और एक ये है। जो काम हमने उसमें करा था वही काम हम झुका तो इसमें करेंगे, झुका तो बिल्कुल मैं फिर बता रहा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो जो आपके पास विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को। तो ये क्या हुआ, देखो आपके पास जो इसमें विद्युत बल रेखा है वो ऐसे निकल रही, तो उसका विद्युत फ्लक्स भी ऐसे होगा भाई, बड़े ध्यान समझना बेटे। इसका जो विद्युत फ्लक्स है वो इस दिशा में होगा आपका, यानी मान लो ये आपके पास S1 सरफेस है, ये आपके पास S2 है, ये आपके पास क्या है S3 है। जैसे वहां था आपका S1 S2 S3,
यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा ही है, इसे ए मान लो, चलो लो जी ए मान लो से कि A1 है, ये A2 है, और ये क्या है आपके पास, ये आपके पास बेटा हो गया A3, यानी A1 A2 A3। आपके पास तीन सरफेस हो गए भाई, एक तो ये एरिया हो गया, एक आपके पास ये एरिया हो गया, एक आपके पास बीच का एरिया हो गया, आपके पास तीन एरिया हो गए। वहां मान रहा मैंने A1 A2 A3, तो आप भी यहाँ मान लो, देखो यहाँ पे मानना सही A1 A2 A3, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल जैसा पहला हमने अनुप्रयोग करा था पिछली वीडियो में, बिल्कुल सेम टू सेम हम इसको भी ऐसे करने वाले, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है बिल्कुल भी इसमें। तो जो आपके पास है, ये आपके पास है बेटे वैद्युत फ्लक्स, तो इसका जो दिशा इधर को होगी वैद्युत फ्लक्स की भाई, वैद्युत फ्लक्स की दिशा किधर को होगी, इधर को होगी। ये आपके पास φ1 हो गया, ये आपके पास बेटा φ2 हो गया, और जो इसकी जो दिशा होगी वो भी इधर को ही होगी बेटे, चाहे तो इधर को ले लो और चाहे आप इधर को ले लो, इस वाले के बीच वाले की S3 की। तो जो इसकी दिशा है वो भी इधर को होगी आपकी, यानी φ3, ये आपके पास φ1 हो गया, इसकी दिशा इधर, क्योंकि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो आपके इधर निकल रही है। दोबारा फिर समझो बेटे, देखो मेन चीज यही है समझने लायक, बाकी तो थ्योरी है सारी, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है खत्म। मेन जो है वो ये चीज है भाई, इसको बड़े ध्यान समझना। ये आपके पास इधर रखी समतल चादर खड़ी कर रखी है हमने, तो जो आपकी विद्युत बल रेखा है वो ऐसे निकल रही है, तो इसका मतलब विद्युत फ्लक्स ऐसे तो होगा, तो ये रहा ऐसे। A1 पृष्ठ के लिए आपके पास φ1 हो गया। अब जो आपके पास जो दूसरा है आपके पास A2 पृष्ठ है, इधर से विद्युत बल रेखा है वो ऐसे निकल रही है, इसका मतलब इधर जो A2 पृष्ठ है उसकी जो विद्युत फ्लक्स की दिशा होगी वो इधर को होगी, तो आपके पास φ2 हो गया। अब जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट बीच वाला, ये थर्ड पॉइंट जो है, इसमें जो विद्युत बल रेखा की जो आपके पास विद्युत फ्लक्स की जो दिशा है वो या तो इधर को है या फिर इधर को है, तो मैंने क्या करा, इधर को मान लिया, देखो ये φ3 इधर को, ठीक है। चलो जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपके पास देखो, आपके पास ये है, इसमें जो अक्ष क्षेत्रफल का जो इस वाले एरिया का क्षेत्रफल का जो एरिया है वो किधर को है, इधर को है या ऊपर को है, बताओ। ये आपके पास है ये पूरा का पूरा, जो इसकी जो दिशा है, इस वाले सरफेस दिशा जो है वो इधर को है ना हमारे पास, देखो इसकी जो दिशा है वो इधर को है, तो आप इधर कर दो, क्या दिक्कत है, लो जी इधर कर दी मैंने पीछे, ए लो जी ए इधर को होगी भी। ये आपके पास है, क्या है आपके पास, ये आपके पास A1 है, और जो आपके पास दूसरा सरफेस है, जो आपके पास दूसरा सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये वाला, इसकी जो दिशा है वो इधर को है, तो आप भी इधर कर दो, देखो तो करोगे आप भी इधर को, लो जी ए आप भी इधर कर दो सर, ये आपके पास हो गया A2। बट जो नीचे का जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसकी दिशा किधर को है बेटे, इसकी दिशा आपकी है नीचे को, है नीचे भाई, इसकी जो सरफेस की दिशा है वो है नीचे को, करो जी सर, हिसाब ऐसे कर दो उठा कर, ये लो जी, ये आपके पास हो गया बेटे A3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किस तरह की भाई, कितनी चीजें क्लियर होगी भाई, यहाँ तक हमें किस तरह की दिक्कत होनी नहीं चाहिए रसीद भाई। चलो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया भाई, ये चीज हमारी क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम लेंगे छोटे पार्ट के लिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में छोटे छोटे भाग लेते हैं हमने, जैसे हमारे पास S1 था उसका DS1 ले लिया हमने, हमारे पास S2 था उसका DS2 ले लिया, हमारे पास S3 था उसका DS3 ले लिया। इसी तरीके से इसमें क्या काम करना पड़ेगा हमें, ये जो आपके पास जो एरिया है ये बहुत बड़ा एरिया है, हम क्या करेंगे, इसका सूक्ष्म से छोटा हिस्सा ले लो भाई, इसका मतलब छोटा हिस्सा इसका, पहले हम इसमें वर्क करेंगे। इसी तरीके से इसका छोटा पार्ट ले लो, छोटा बिल्कुल इसका, इसमें वर्क करेंगे। इसी तरीके से इसमें छोटा हिस्सा वर्क करेंगे भाई। तो आपने ले लिया तीन हिस्से इसके, छोटा हिस्सा इसका ले लिया, छोटा है इसका और छोटा है इसका, ले लिया भाई। तो इस पूरे के लिए जो A1 है, पूरे लिए A1 है, तो इसके लिए कितना होगा, देखो भाई इस पूरे के लिए तो A1 है, इसके लिए आपका होगा बेटे क्या होगा, DA1 इस पूरे के लिए φ1 है, तो इसके लिए क्या होगा भाई आपका, इसके लिए आपका होगा बेटे D φ1। भाई इस छोटे से हिस्से के लिए जो A1 का मान होगा वो होगा DA1, क्यों, क्योंकि A1 का हिस्सा है वो, A1 का अवयव, A1 का हिस्सा, A1 का भाग, तो A1 के हिस्से बोलते हैं DA1। मैंने आपको बता रखा, अगर आप छोटा हिस्सा ले रहे हैं तो उसमें D लगाओगे, और अगर संपूर्ण ले रहे हैं तो क्या लगाओगे हम, समाकलन लगाओगे। तो ये आपके पास हो गया DA1 और D φ1, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ है, ये A2 है तो आपका लगा यहाँ DA2 और ये D φ2, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ से आपका। देखो इसका सरफेस इधर को है, चलो मान लो, चलो पढ़ रखो, नहीं तो आप लोगों को डाउटफुल होगा मामला। आप यहाँ रख लो, ये पूरा का पूरा एक हिस्सा है, पूरा का पूरा यहाँ से रखा, तो आप यहाँ रख लो सर, लो जी। तो जो इसका देखो ये A3 है, तो ये छोटे भाग के लिए क्या होगा आपके पास, क्या आपके पास छोटा हिस्सा इसके लिए होगा DA3, ठीक है। और जो इधर को होगा आपके पास ये φ3 है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास D φ3। अच्छा आप मुझे बताओ यहाँ एंगल कितना होगा, बताओ यहाँ जो कोण है वो कितना बनना हमारा, वो आपको बनना थीटा बराबर
90 डिग्री साफ दिखा है बनता हुआ। देखो यहाँ जो आपके पास कोण है वो साफ दिखाई दे रहा, थीटा बराबर 90 डिग्री बनता हुआ। और यहाँ कोण कितना है और यहाँ कोण कितना है। आपके पास ये दो किरणें इस तरीके से हैं भाई, एक किरण आपके पास ये रही और एक ये रही, यानी एक दूसरे के ऊपर ऐसे। अगर ऐसा होगा तो आपका होगा 90 डिग्री, और अगर ऐसे होगा तो आपका कितना होगा 0 डिग्री। तो यहाँ भी आपका 0 डिग्री है मान, थीटा का मान यहाँ कितना है, यहाँ भी 0 डिग्री है, और यहाँ भी आपका थीटा का मान कितना है, थीटा का मान बेटा आपका 0 डिग्री है। ठीक है, यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री है, यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री, और यहाँ भी क्या है, थीटा का मान 0 डिग्री है। अब हमारा पूरा पूरा सेटअप तैयार हो चुका। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। ये मैंने आपको पहले पूरा सूत्र बता दिया, और सब कुछ सूत्र के अंदर ही सब कुछ, सॉरी पहले मैंने आपको चित्र बना दिया, और चित्र के अंदर ही सब कुछ क्लियर हो गया हमारा मामला। बस अब कुछ नहीं करना बेटे, अब यहाँ इसको सोल्व करना भाई। चलो शुरू करते हैं, करो जी। देखो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेंगे हम S1, सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लेंगे A1 पृष्ठ को, उसके बाद फिर हम कौन सा लेंगे, फिर हम लेंगे A2 पृष्ठ को, उसके जिस बाद हम कौन सा लेंगे, हम लेंगे A3 पृष्ठ को। हम 3 पृष्ठ लेंगे बेटे, सबसे पहले A1, फिर A2 और फिर A3, फिर लास्ट में क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे भाई करके। देखते हैं कैसा होगा बेटे आपका। चलो जी करें बेटे, करो जी। देखो DA1 यहाँ लिखेंगे पृष्ठ अवयव, पृष्ठ अवयव अवयव DA1 से गुजरने वाला, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स DS1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा आपके पास, D∅1 बराबर वेक्टर E डॉट DA1। जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में काम करा बिल्कुल सेम टू सेम वही काम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वही काम है, बस चित्र का फर्क है। वहां चित्र कुछ अलग था और यहाँ आपका चित्र कुछ अलग हो गया, वहां S1 था, हमने A1 कर दिया, सिर्फ ये डिफरेंट है, बाकी सब जगह तो भाई। तो D∅1 बराबर E डॉट डी सॉरी वेक्टर E डॉट वेक्टर DA1। अब आपके पास एक फॉर्मूला हमारे पास क्या था बेटा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा, AB cos थीटा। तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, तो हमारा जगह बेटे हमारा क्या होगा, D∅1 बराबर E DS1 cos थीटा, D∅1 बराबर E DA1 cos थीटा, बार बार ऐसा आ रहा भाई, सॉरी DA1 cos थीटा। अच्छा थीटा का मान कितना है, यहाँ से देखो A1 में थीटा का मान कितना बेटे, A1 में थीटा का मान हमारा है 0 डिग्री, तो मान रखो इसमें तुम्हारा होगा D∅1 बराबर E DA1 cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है बेटा, आप सबको पता है cos 0 का मान होता है 1, तो रख देंगे। तो हमारे पास हो गया D∅1 बराबर E DA1 गुणा 1, तो कितना हो गया D∅1 बराबर E DA1 हो गया हमारे यहाँ के लिए। अब हम लेंगे संपूर्ण A1 के लिए, यहाँ लिखेंगे संपूर्ण A1 के लिए, संपूर्ण A1 के लिए। तो हमारा जो समाकलन D∅1 बराबर समाकलन E DA1, मैंने क्या बताया था आपको, अगर आप किसी भी सरफेस का छोटा हिस्सा ले रहे तो आपको डी लगाना पड़ेगा, अंश ले रहे, भाग ले रहे, अवयव ले रहे तो आपको डी लगाना पड़ेगा, और अगर बात करें आप संपूर्ण की तो संपूर्ण के लिए आपको समाकलन लगाना पड़ेगा। यही फिजिक्स का, इसमें फिजिक्स में एक काम चलता है, इतना ये रूल है फिजिक्स का भाई। तो इससे कट जाएगा हमारा, तो हमारे पास होगा बेटे ∅1 बराबर ये ई बाहर हो जाएगा हमारे पास ई समाकलन DA1, और समाकलन से कट गया हमारा, तो हमारे पास आ गया बेटे ∅1 बराबर EA1, ∅1 बराबर EA1। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ से हम, तुम्हारे पास आ गया बेटा ∅1 का मान कितना आ गया हमारा, ∅1 का मान आ गया हमारे पास EA1। लो जी हमारे पास ∅1 का मान हमने निकाल लिया। अब बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से हम निकाल लेंगे ∅2 का मान। ठीक है, तो देखो आपको ∅2 का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपका सेम टू सेम भी ∅2 का मान ही है। कैसे, थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, थीटा का मान कितना 0 डिग्री, यहाँ आपके पास क्या D∅1, वहां D∅2 है, यहाँ DA1 वहां DA2 है, तो जहां A1 है वहां A2 कर देंगे। ठीक है, और जहां ∅1 है वहां ∅2 कर देंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। और क्या लिखेंगे यहाँ से, देखो हम क्या लिखेंगे बेटे, दो जी बहुत काम हो रहा, आसान हो गया हमारा। हम लिखेंगे यहाँ से, लिखेंगे भाई देखो इसी प्रकार
इसी प्रकार प्रकार A2 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा हमारा फाई टू बराबर क्या निकालना हमने E A1। देखो फाई टू बराबर क्या हो गया E A1 हमारे पास फाई1 बराबर वहां हमारे पास होगा बेटा फाई टू बराबर E A2 कुछ भी डिफरेंट नहीं, जहां A1 है वहां A2 कर दो, जहां फाई1 है वहां फाई2 कर दो, क्योंकि दोनों में एंगल क्या है बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आपके पास फाई2 का मान बेटा आ गया। फाई2 का मान कितना है हमारा E A2। अब हम निकाल लेंगे A3 वाला, जो आपके पास A3 है, लिखेंगे यहां से भाई, इसको मिटा लो, इसकी जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ भाई। चलो अब चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। तो थर्ड पॉइंट पाते हैं हम। हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या कहा DA3। हमारे पास क्या है देखो, ये आपके पास है बेटे DA3। तो लिखेंगे यहां से हम DA3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी D∅3 बराबर वेक्टर वेक्टर DA3। तो सूत्र लगा देंगे यहां से, हमारा हो जाएगा D∅3 बराबर EDA3 कोस थीटा। EDA3 कोस थीटा, और DA3 में कितना थीटा का मान कितना है हमारा, देखो DA3 में थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। तो रखेंगे भाई यहां से थीटा बराबर आपका है यहां से 90 डिग्री। तो हमारा आ गया D∅3 बराबर EDA3 कोस 90। और कोस 90 का मान कितना होता है आपका, कोस 90 का मान होता है आपका 0। कोस 90 का मान कितना बेटे 0। ठीक है, मान रख देंगे यहां से, तो हमारा हो गया D∅3 बराबर EDA3 गुना 0। तो D∅3 बराबर 0। जब इसमें छोटे से एरिया में आपका जो विद्युत फ्लक्स हो बह नहीं रहा, तो पूरे एरिया में कहां बहेगा भाई, पूरे एरिया में कहां बह जाएगा। तो लिखेंगे यहां से भाई संपूर्ण A3 के लिए तो करो समाकलन D∅3 बराबर 0, इससे करके फाई3 बराबर का मान कितना है हमारा 0। तो यहां लिखेंगे बेटे हम फाई3 बराबर कितना होगा हमारा फाई3 का मान होगा 0। मैंने फाई1 का मान निकाल लिया, फाई2 का मान निकाल लिया और फाई3 का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बोल लेंगे बेटे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण क्षेत्र के लिए लिखेंगे यहां से, देखो इसको मिटा देते हैं, करते हैं इसको, बड़ा आसान है भाई, कोई भारी चीज नहीं है, अच्छे से पढ़ना इसको, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। तो यहां लिखेंगे हम संपूर्ण क्योंकि ये पृष्ठ पूरा पूरा बंद कर रखा, इधर से बंद कर रखा उधर से बंद कर रखा, तो हम बोल सकते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ। इसको गॉसियन पृष्ठ इसलिए बोल लगा क्योंकि गॉस के परिमाण में जो है पृष्ठ बंद हो भाई। देखो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये तो पढ़ा हमने भाई। तो जो गॉस के पर में है उसमें जो पृष्ठ है वो बंद रखा गया। तो जब ये पृष्ठ बंद है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये आपका है गॉसियन पृष्ठ भाई। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे भाई। देखो फाई ई बराबर कितना होगा हमारे पास, फाई1 प्लस फाई2 प्लस फाई3। भाई जो आपके पास A1 के लिए क्या है फाई1 है हमारे पास, A2 के लिए फाई2 है और A3 के लिए फाई3 है। तो हमने क्या करा फाई ई बराबर फाई1 प्लस फाई2 प्लस फाई3। जब आप संपूर्ण की बात करें तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, यानी जो A1 का मान है, जो A2 का मान है, जो A3 का मान है, यानी तीनों किसके बराबर होंगे आपके A के बराबर होंगे बेटे, क्योंकि इसमें संपूर्ण की बात कर दी। और संपूर्ण आपके पास कितना A है, A1 A2 A3 सबका मान क्या सेम टू सेम A है संपूर्ण में। तो हमारा जाएगा फाई1 बराबर, मान रखो बेटे इसका मान आपका है E A1 फाई1 का E A1 प्लस E A2 प्लस फाई3 का 0 हो गया हमारे पास। तो फाई1 बराबर A1 का मान कितना A है, तो EA प्लस A2 का मान क्या है हमारे पास A है, तो आपके पास कितना होगा EA। तो फाई E है, फाई E है ना हमारे पास ये। तो फाई ई बराबर 2EA, फाई ई बराबर 2EA। और गॉस के बारे में हम पढ़ चुके,
गॉस की प्रमेय में क्या कहा था बेटे, मैं कहा था गॉस की प्रमेय में फाई ई का मान कितना था हमारा, हमारे पास था फाई का मान क्यों बटे एप्सिलॉन जीरो। भाई हमारा ये तो मान था फाई बराबर क्यों बटे एप्सिलॉन जीरो, दरदस में मान भाई हमारा। तो हमारा आ जाएगा बेटे क्यों बटे एप्सिलॉन जीरो बराबर 2e a, 2e a। हो गया यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो बाकी पढ़ते हैं इसको भाई, देखते हैं किसमें क्या होता है हमारा। तो रखो भाई, हमारे पास आ गया बेटे क्यों बटे एप्सिलॉन जीरो बराबर 2e a। समीकरण एक से देखो, हमारे पास समीकरण एक है सिग्मा बराबर क्यों बटे ए। अगर मैं इस ए को इधर पहुंचा दूं और सिग्मा को इधर पहुंचा दूं तो मेरे पास क्या बन रहा, मेरे पास बनना बेटे ए बराबर क्यों बटे सिग्मा, ए बराबर क्यों बटे सिग्मा। चेक कर लो, मैंने क्या करा सिग्मा को ऐसे रिप्लेस कर दिया, ए आपका इधर आ गया, सिग्मा आपका इधर चला गया। तो हमारे पास आ गया बेटे क्यों बटे एप्सिलॉन जीरो बराबर 2e गुना ए का मान मेरे पास है क्यों बटे सिग्मा। रखो जी क्यों बटे सिग्मा, देखो इस क्यों से क्यों कट गया, हमारा एक आ गया, कट गया नहीं कट गया हमारा। तो हमारे पास क्या होगा बेटे, हमारे पास होगा बेटे निकल के, अब देखते हैं हमारे पास होगा एक बटे एप्सिलॉन जीरो बराबर 2e बटे सिग्मा। लेकिन मुझे किसका मान निकालना, मुझे निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो मैं क्या करूं इस दो को इसके पास पहुंचा दूं और सिग्मा को यहां पहुंचा दूं, तो मेरे पास आ गया सिग्मा गुना एक बटे 2 एप्सिलॉन जीरो बराबर ई। यानी मेरे पास आ गया बेटे ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो, ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो। तो ये आपका आ गया भाई समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, यानी ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा डेरिवेशन सोल्व कर लिया, बहुत इजी था। मेन चीज जो है वो आपकी यह है, इसको बड़े ध्यान से बार बार देखना, आपको देखने के बाद सिंपल कुछ नहीं करना। सबसे पहले DA1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर संपूर्ण के लिए निकाल लेंगे, फिर DA2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फिर संपूर्ण के लिए निकाल लेंगे, फिर DA3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फिर संपूर्ण के लिए निकाल लेंगे, फिर तीनों ठा के जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आपके पास A1 A2 A3 है इनको A मान लेंगे, तीनों को A करके मानने के बाद उसके बाद फिर गॉस की प्रमेय लगा देंगे इसमें। उसके बाद जो आपके पास समीकरण नंबर है इसको सोल्व कर रख देंगे इसमें, और करने के बाद बस कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। ये देखने में टफ लगते हैं भाई, बट टफ है नहीं, फिजिक्स रियल में टफ नहीं है, फिजिक्स बहुत आसान है, बस उसको समझने की जरूरत है, उसको बारीकी से समझने की जरूरत है। ठीक है, रट्टा फिक्र मत जाना, हर एक पॉइंट को हर एक पहले को समझना है और समझ समझ के हमें करना है। ठीक है, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आपको देखना है और देखने के बाद फिर इसको सोल्व करना है भाई। तो कर लोगे आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। तो बेटा आज के लिए हम इतना रखते हैं, अब जो आपके पास गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपकी 2 वीडियो और आनी है, उसके बाद ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट चैप्टर बिल्कुल। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे बेटे, ओके बाय।